far as my communication is concerned, I have talked to Dr. Lavre and मेरा जो लैंग्वेज वो मिक्स रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी. आई थिंक जो ऑडियंस है वो डाइवर्स ऑडियंस है, तो आई थिंक हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी कंफर्टेबल टू एवरीवन एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. Okay, so the topic that has been assigned to me is critically reviewing the literature and the basics of systematic literature review. Well, हमारी जो आज की ऑडियंस है बड़ी ही डाइवर्स ऑडियंस है, जिसमें आई केम टू नो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स एंड साइंसेस, कुछ बॉटनी के भी हैं एंड बट आई थिंक सिंस ऑल ऑफ यू आर पीएचडी स्कॉलर्स, मुझे नहीं पता आप अभी अपनी पीएचडी के किस स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज में है या सेकेंडरी स्टेज में है. तो अगर आप अपनी पीएचडी के बड़े ही प्राइमरी स्टेजेस में है तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप सब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, ये बाकियों ने किया होगा. नो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हम लोग लिटरेचर रिव्यू तो करते हैं बट वी एट टाइम्स फॉरगेट कि अल्टीमेटली इसका जो पर्पस है लिटरेचर रिव्यू का, वो पर्पस क्या है. ठीक है, तो आज मेरे सेशन में मैं उसी की बात करूंगा कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू, और उससे जो हमारा लिटरेचर है उसको क्या एडवांटेज होता है. राइट, सो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जैसे हमारा सेशन है लिटरेचर रिव्यू एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. इसमें जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की, तो सबसे पहली जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या है. लिटरेचर रिव्यू, एवरीवन इज अवेयर व्हाट लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू सिंपली मींस वेयर वी रिव्यू, वी सिंथेसाइज द प्रीवियस लिटरेचर. जिसमें हम प्रीवियस लिटरेचर, चाहे वो आप साइंसेस से हैं, कोई प्लांट पे काम कर रहा है, कोई बिजनेस इंडस्ट्री पे काम कर रहा है, कोई बोटनी के किसी प्लांट पे काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी डोमेन है, कोई भी सब्जेक्ट फील्ड है, हमारा जो प्राइमरी एम पहले रहता है अपना, चाहे हम एक पीएचडी डिसर्टेशन लिख रहे हैं, चाहे अपनी मास्टर डिसर्टेशन लिख रहे हैं, हमारा पहला जो एम रहता है वो यही रहता है कि वी कैन सिंथेसाइज एज मच लिटरेचर एज वी कैन. राइट, अब लिटरेचर भी हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि whenever you are starting downloading the papers, दी पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पेपर मैं डाउनलोड कर रहा हूं या कर रही हूं, whether that paper has the credibility, that paper should be read or not. तो सबसे पहला आप काम ये कीजिए, जब भी आप पेपर को, लिटरेचर रिव्यू को डाउनलोड कर रहे हैं, पेपर्स को डाउनलोड कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि जो पेपर आप डाउनलोड कर रहे हैं वो एक अच्छा है. अब यहाँ बात आती है कि विच इज अ गुड पेपर, अच्छा पेपर कौन सा है. सबसे पहले आप देखिए उसकी इंडेक्सिंग. आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो देखिए क्या वो स्कोपस है, या वो कोई मैनेजमेंट का है, क्या वो एबीडीसी लिस्टेड है, या कोई साइंसेस का है, क्या वो एससीआई इंडेक्स है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इज, जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं. उसको आपको मेजर करना है कि पेपर सही है कि गलत है. उसको सही और गलत करने का जो एक हमारा मेजर है दैट इज इंडेक्सिंग. Until unless if you simply go to Google और आप सिंपल से वर्ड लिखते हैं, से you write that say टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब उस पे आपको गूगल स्कॉलर पे बहुत ज्यादा पेपर्स मिल जाएंगे. लेकिन आपको पेपर्स डाउनलोड करने से पहले ये ध्यान रखना कि जो पेपर मैं अपने डेटाबेस में रख रहा हूँ या रख रही हूँ, क्या वो पेपर सही है. तो इसके लिए उस पेपर की आप इंडेक्सिंग चेक कीजिए. फिर आप अनदर मेजर दैट यू कैन यूज टू डाउनलोड द पेपर इज साइटेशन. जो पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसके साइटेशन है कि नहीं. अपना एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप वही लिटरेचर ऐड करेंगे जिसकी मिनिमम 20 या 15 साइटेशंस है. क्योंकि हम यही मानते हैं जिस पेपर को जितनी ज्यादा साइटेशंस होंगी वो पेपर उतना अच्छा है. मतलब बाकी लोग उस काम को आगे रेफर कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं, अपने रेफरेंसेस में डाल रहे हैं, इसलिए दैट इज अ गुड पेपर. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहला आप लिटरेचर रिव्यू करने से पहले आप अपना एक क्राइटेरिया बनाइए कि आपका वो क्राइटेरिया यही है कि मुझे एक अच्छा पेपर पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग से स्कोपस, इन टर्म्स ऑफ साइटेशंस. एंड थर्ड, आप जो एक पैरामीटर बना सकते हैं वो बना सकते हैं पब्लिशर, कि भाई मुझे 5 या 7 पब्लिशर है, मुझे सिर्फ इन्हीं के पेपर्स पढ़ने हैं. सो यू कैन फिल्टर
कि the papers that I would be downloading would be from say Emerald, say Ville, राइट, से स्प्रिंजर, से एल्जेवियर। तो अपना एक पहला आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपना एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, आप जो लिटरेचर अपना ऐड कर रहे हैं, जो अपनी आप एक एक डेटाबेस बना रहे हैं, उसमें अच्छे पेपर्स नहीं होंगे। सो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज मेक श्योर whatever papers you are downloading they are good papers। और good papers का मैंने आपको मेजर बता दिया है, उसकी इंडेक्सिंग, उसकी साइटेशंस, उसका पब्लिशर। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। चाहे आप दिन का एक ही पेपर डाउनलोड करें या एक ही पेपर पढ़ें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो एक अच्छा पेपर है, वो स्कोपस है, वो एक स्प्रिंजर ने उसको पब्लिश करा है और उसकी इंडेक्सिंग भी अच्छे डेटा बेसिस में है, राइट। सो ये तो पर्पस होगा लिटरेचर रिव्यू का। अब यहाँ एक बात आती है सिस्टमेटिक, है ना। हमने पिछले 7 8 10 साल से सिस्टमेटिक वर्ड बड़ा ही एक बज़ वर्ड है, और इस पे आज के टाइम में बड़ा ही स्कोप है पेपर पब्लिश करने का भी। सो नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट इज सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। हम लिटरेचर रिव्यू तो करते हैं, बट हम कई बार हम भूल जाते हैं, जो भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम वी आर नॉट सिस्टमेटिक इन आवर अप्रोच। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिस्टमेटिक की परिभाषा क्या होती है। My dear students, always remember systematic का मतलब यही है, how much organized you are, how much methodological you are। I will share one of my papers with all of you जिसमें हमने systematic की बात की है कि लिटरेचर रिव्यू तो करना है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू को कैसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, कैसे मेथोलॉजिकल वे में करना है। खासकर हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वी ऑलवेज से कि जो एक पीएचडी स्टूडेंट का जो पहला पेपर आना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर, दैट शुड बी अ एसएलआर पेपर। बट हम भूल जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आवर स्टूडेंट्स फोकस ऑन लिटरेचर रिव्यू ओनली एंड दे आर नॉट सिस्टमैटिक, दे आर नॉट सिस्टमैटिक। तो आज मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जब सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन। सो रिमेंबर, सिस्टमैटिक सिंपली मींस हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड यू आर, हाउ मच मेथोलॉजिकल यू आर। जब हम बात करते हैं मेथोलॉजिकल, मेथोलॉजिकल का मतलब ये नहीं है कि आपका ये सैंपल होगा, आपका जो रिसर्च डिजाइन ये होगा, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा, या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होगा, सैंपल साइज क्या होगा। मेथोलॉजिकल में जब आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तब भी हमें वी हैव टू बी मेथोलॉजिकल। मेथोलॉजिकल इन विच सेंस, मैं आगे आपको पेपर शेयर करूंगा, वो बताऊंगा। उसमें हमने यही बताया कि बीइंग मेथोलॉजिकल इन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू सिंपली मींस कि आपने नंबर ऑफ पेपर्स कितने पढ़े, और आपने कौन सा टाइम पीरियड लिया, और आपने कितने पेपर से कितनों को आपने इंक्लूड करा, कितनों को एक्सक्लूड, कितनों को आपने एक्सक्लूड करा, कितने पेपर आपके स्टडी का पार्ट है और कितने बाहर है। जो बाहर हुए हैं वो बाहर किए हुए हैं, जो आपने इंक्लूड किए हैं वो इंक्लूड किए हुए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग systematic in your approach while writing literature review. Now, next question comes that what is the basic purpose of conducting SLR, right? अब आप सब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो आपको इसका पर्पस भी पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा दैट बेसिक रीजंस फॉर कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू इज टू गेन इनसाइट्स। मान लो आप साइंसिस में काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइंसिस में आपके टाइम में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, और क्या आप फर्दर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन दैट आफ्टर कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू you should be in the situation to offer future research direction। मतलब आप पुरानी स्टडीज को, पुराने लिटरेचर को सिंथेसाइज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अल्टीमेटली एंड में आप ये बताएंगे कि दिस इज द वर्क दैट हैज बीन डन अर्लियर एंड दीज आर द रिसर्च गैप्स दैट आई एज ए रिसर्चर प्रपोज टू द फ्यूचर रिसर्चर। सपोज साइंस का स्टूडेंट कोई पीएचडी पे काम कर रहा है, तो अनटिल अनलेस आपके पास कोई रिसर्च गैप नहीं है, तो आपका रिसर्च करने का देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिसर्च। अल्टीमेटली रिसर्च हैज टू बी conducted for some kind of a problem, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, that we will get from the literature review only। So remember that the main purpose of conducting a systematic literature review is that we can offer future research direction कि इन वेरिएबल्स पे काम हुआ है। ठीक है, जैसे हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स में आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस का बड़ा रोल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस। से हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम
इन इंडस्ट्रीज में तो हुआ है, सर्विस में हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, बट एग्रीकल्चर में नहीं हुआ। दिस इज द गैप। ये गैप आपको कहाँ से मिलेगा? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर गैप ओनली आफ्टर यू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो एंड another पर्पज इज, जो आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर में उसमें क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं एंड यू आर टारगेटिंग अ वेरी गुड जर्नल जो कि एससीआई है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बड़ा अच्छा है, तो जो आपसे जो पहली चीज पूछेगा उसका रिव्यू और उसके एडिटर वो यही पूछेगा कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है whether it is adding some kind of a unique aspect to the existing literature or not। तो वो चीजें आप सबको डिफेंड करनी होती है। तो ये जो मैंने आपको तीन एम्स बताए हैं, these are the three broader aims of conducting a systematic literature review to gain insights, to offer future search directions and to add novelty to the existing literature। Now the question comes, if you are to conduct a SLR, how you can conduct a SLR? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएलआर कितने टाइप्स का होता है। तो दिए था सम ऑफ द टाइप्स डोमेन बेस्ड रिव्यू, जैसे कि आप किसी एक सब्जेक्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लो आप काम कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, या आप मान लीजिए काम कर रहे हैं प्लांट साइंसेस में, प्लांट साइंसेस में किस प्लांट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, देन इट विल बी कम एट योर डोमेन बेस्ड रिव्यू। देन कम योर फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू। फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू आपको मैं बताऊंगा जिसमें आप एक फ्रेमवर्क को प्रपोज करते हैं। पहले आप एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आफ्टर कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू यू प्रपोज सम काइंड ऑफ ए फ्रेमवर्क कि ये थ्योरीज पढ़नी चाहिए, ये कुछ कंटेक्स्ट हैं, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हमें इन पे काम होना चाहिए। जो आप कह सकते हैं ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं हुए। साइंस वालों की अपनी थ्योरीज होंगी, कॉमर्स वालों की अपनी थ्योरीज होंगी। सो हर फील्ड में वी हैव डिफरेंट थ्योरीज। तो हम अल्टीमेटली क्या क्या शो करते हैं? वी ऑफर डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज कि दीज आर द थ्योरीज व्हिच हैव बीन वाइडली स्टडीड, बट ये जो थ्योरीज है इन पे इतना काम नहीं हुआ है। तो वो आता है हमारा फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू में। देन कम हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब इसमें डोमेन बेस्ड भी और फ्रेमवर्क भी है। देन एक आता है हमारा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। आई एम नॉट श्योर आपने इन चीजों के बारे में, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में सुना है। आज के टाइम में जो मैक्सिमम सिस्टमेटिक लिटरेचर भी पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, दे आर बीइंग पब्लिश, जिसका नाम है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। अब ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का क्या मतलब है? अल्टीमेटली ये है तो लिटरेचर रिव्यू है, लेकिन इसमें वी आर मेकिंग यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। हम ये सोचते हैं, वी ऑफन हैव नो क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें सिर्फ पेपर्स ही पढ़ने हैं, बट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आपको एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पूरे लिटरेचर का एक एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस थ्रू ए सॉफ्टवेयर। वन ऑफ द वंडरफुल सॉफ्टवेयर कॉन्डक्ट दी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि एक लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल में अगर आप पब्लिश कर रहे हैं और उसमें अगर आप एक वीओएस व्यूअर सॉफ्टवेयर आता है उसको आप यूज करते हैं, यू विल कम टू नो दैट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज आल्सो ए वंडरफुल स्कोप। तो ये सारे हमारे कुछ एसएलआर के हमारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, लेट मी शो यू सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दिस पेपर, नाउ हैव a look at this paper, right? This paper, in this paper what we have done, we have conducted a systematic review, right? So after I will share this paper also after the end of my session। तो इस पेपर में हमने पहले बताया है what we are doing, we are simply studying export competitiveness। कि export competitiveness लिटरेचर, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, they might be having a better idea of it। हमसे हमारा जो इसमें डोमेन है, सब्जेक्ट है, वो है सिर्फ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एंड तुम्हारा टाइम फ्रेम है दैट इज 3 डेकेड्स। इट मींस हम पिछले 30 साल का लिटरेचर को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपसे मैंने बात की है सिस्टमेटिक, तो यहाँ सिस्टमेटिक का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो व्हाट वी डिड, वी सिंपली synthesize the export competitiveness literature of past 30 years हमने, and then finally what we did, we propose a future research agenda, जो कि एक एसएलआर आर्टिकल का मेन एम है। आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आपको अपना पहला एक एसएलआर आर्टिकल पब्लिश करना है अच्छे पब्लिशर के पास, एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के पास, देन
आपके लिए पेपर बड़ा जरूरी है। दिस पेपर वाज पब्लिश इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिव्यू विच इज एससीआई इंडेक्स, इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा है, दिस इज पब्लिश बाय एमराल्ड। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया सदर आर्टिकल, वी सिंपली मेंशन व्हाट आर द पर्पसेस, राइट, एंड वी हैव मेंशन पर्पस क्या है इसका, यू कैन सी टू सिस्टमैटिकली एनालाइज द लिटरेचर ऑन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, पहला एम ये था। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हैव मेड यूज ऑफ द वर्ड कॉल्ड एज सिस्टमैटिकली है, मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट सिस्टमैटिकली मींस। एंड सेकंड इज to provide an overview of various determinants and methodological tracks in the subject field। आगे हमने क्या बताया है कि किन किन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस लिटरेचर में किन किन वेरिएबल्स पे काम हो चुका है और कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज हो चुके हैं और कौन कौन से यूज नहीं हुए हैं। और जो हमारा डिजाइन, हमारी मेथोडोलॉजी थी, दैट वाज SLR, राइट। हमारा जो टाइम फ्रेम था दैट वाज 1991 टू 2020। तो ये तो हो गया हमारा पर्पस, राइट। पर्पस क्या था कि वी हैड ए एम टू रिव्यू द आर्टिकल इन वन सब्जेक्ट फील्ड फॉर द लास्ट 30 इयर्स। एंड देन हमारा जो एक डिजाइन था वो था सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट लिटरेचर रिव्यू, दिस इज सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। ओके, नाउ सी हाउ वी आर मूविंग ऑन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं बात कर रहा सिस्टमैटिक की, सिस्टमैटिक का मतलब ये है व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू कैरी आउट द रिव्यू। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। नाउ सिस्टमैटिक मींस, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, सिस्टमैटिक मींस हाउ मच मेथोडोलॉजिकल यू आर। आपकी जो स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कितना ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आप स्टडी में ऑर्गेनाइज्ड हैं, आई एम वेरी मच श्योर आपका पेपर एक बड़े ही अच्छे इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो सकता है, जो कि आपका पहला पेपर होगा, राइट। अब आप देख सकते हैं हमारा जो रिव्यू डिजाइन था, व्हाट वी डिड, वी हैव मेंशन्ड Scopus database was used to download the articles in the field of export competitiveness। It means हमने जितने भी आर्टिकल्स रिव्यू करे लास्ट के 30 इयर्स में वो सारे के सारे स्कोपस हैं। तो पहला तो आपको काम ये करना पड़ेगा, इफ यू आर राइटिंग द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो पेपर डाउनलोड कर रहे हैं वो कहाँ से करने हैं, ठीक है। अगर आप गूगल स्कॉलर से कर रहे हैं, I say avoid using Google Scholar. I would say always make use of database. It might be Scopus, it might be ABDC, it might be SCI index, it might be SSCI index। तो पहले तो आप काम ये कीजिए। तो हमने what we did, we downloaded all the articles। I'm repeating, we downloaded all the articles that were published in the last 30 years in the Scopus database। तो वो हमने स्टडी कैसे किए, ऑब्वियसली जब हम पेपर डाउनलोड करते हैं वी टाइप सम कीवर्ड्स, ये इसके कीवर्ड्स थे, डिटर्मिनेंट्स, मैथोलॉजिकल टैग्स एंड सो ऑन। एंड देन कम्स हमारा रिव्यू स्ट्रक्चर क्या था, ये आप देख सकते हैं हमारे रिव्यू स्ट्रक्चर में कितने कितने ईयर्स के हमने कितने कितने पेपर्स लिए हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू नॉट इवन अ सिंगल पेपर शुड बी मिस्ड। अगर आपने जब स्कोप्स के डेटाबेस में आप डालते हैं, उसमें आप यही डालते हैं हमारे कीवर्ड्स के बेस पे जितने पेपर्स आते हैं आप सबको उसको इंक्लूड करना पड़ता है और एक्सक्लूड आप बाद में करते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ ए मेथोडोलॉजी। तो यू कैन सी दैट ये हमारे ईयर्स थे और हर ईयर में मैंने कितने पेपर्स लिए थे और हमारे किस किस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे कितने कितने परसेंटेज पेपर आए, राइट। एंड देन मूविंग ओवर here you can see now this is very important systematic, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक का मतलब ऑर्गेनाइज। तो आप देख सकते हैं कि हमने पिछले 30 साल के पेपर्स लिए हैं किसमें पब्लिश हुए, स्कोपस डेटाबेस में। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 30 साल में स्कोपस डेटाबेस में जो मैंने कीवर्ड लगाया है, द कीवर्ड दैट आई यूज्ड on the basis of the that keyword, Scopus gave me 742 papers with 2151 authors। Now guys, this is the meaning of being systematic। This means you are organized। ऐसा नहीं है, many times what happen, we pick and choose कि हमें जो मिल गया उस आर्टिकल को हम इंक्लूड करते हैं, राइट। बट वी शुड नो कि व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर जनरल आर्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए दिस इज द मीनिंग ऑफ मेथोडोलॉजी। इट मींस बीइंग मेथोडोलॉजिकल मीन you should have a proper justification for each and every aspect, for each and every inclusion and each and every exclusion। So we are writing we came across
742 studies, and see, these are the papers. Here you can see, let me zoom it out soon. ये हमारे जो पेपर्स हैं, you can see all of them are high impact journals which are published by Elsevier, Emerald, Palgrave Macmillan, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor and Francis, and so on. So these are the name of those 700 जो हमें 742 पेपर्स मिले हैं, वो सिर्फ इन जर्नल्स में मिले हैं। सबसे ज्यादा पेपर हमें इस जर्नल में मिले, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंस में हमें 44 आर्टिकल्स मिले एंड सो ऑन। तो दिस इज systematic literature. It means you are systematic in your approach. See, 742 articles, and then moved on. अब देखिए, अब इसमें एक बात ये है, you have 742 articles in your database. Now the question comes, can you review all these 742 articles? I would say no. It is not that much easy कि आप 742 आर्टिकल्स का रिव्यू करें। सो इन दैट केस एक हमारी अनदर मेथोडोलॉजी आती है, वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, राइट? यू कैन नॉट review all the articles because this is a very big amount. So ultimately you have to exclude some of the articles based on some kind of a methodological parameters, right? Then वो ये जो exclusion criteria इसे हम कहते हैं, this is called as inclusion and exclusion criteria, right? You can see हमने inclusion and exclusion criteria लगाया, which is also called as Prisma flowchart. I will share this paper after the end of my session. Now you can see इन 742 पेपर्स को हमने फाइनली 56 आर्टिकल्स पे लिया है, बट आप ऐसे नहीं लिया है, यू हैव सॉलिड ग्राउंड्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्सक्लूजन ऑफ द आर्टिकल। Initially you had 742 articles, then after screening some of the abstracts, then screening some of the papers on the basis of language, कुछ पेपर जर्मन लैंग्वेज में थे, कुछ हमारे किसी और लैंग्वेज में थे, तो हमने सिर्फ वही पेपर्स लिए जो इंग्लिश में थे, और कुछ पेपर्स हमारे वो थे जो कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो वेरिएबल्स उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो एक्सक्लूड हो गए। सो अल्टीमेटली आफ्टर 742 आर्टिकल्स, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इंक्लूड हाउ मेनी आर्टिकल्स? दैट इज 56 आर्टिकल्स नाउ, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। मतलब जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपके पास उसका हर एक पेपर का एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि व्हाई यू आर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पेपर एंड व्हाई यू आर एक्सक्लूडिंग अदर पेपर। सो मूविंग ऑन, अब आप देखेंगे देन हमने अल्टीमेटली इस जो हमारा ये पेपर है, इसमें 30 ईयर्स का जो हम रिव्यू कर रहे हैं, इसमें वी आर टेकिंग केयर ऑफ ओनली 56 पेपर्स, दो वी केम अक्रॉस 742 पेपर। नाउ हमने बताया कौन कौन सी थ्योरीज, एंड ऑब्वियसली जिस भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरीज को आपने पढ़ा, जो कि आपके लिटरेचर में है। आप इसमें ये बता रहे हैं कि लिटरेचर में कितनी थ्योरीज वाइडली यूज्ड है, राइट? जैसे ये आर्टिकल हमारे जो हमारे 56 आर्टिकल्स बने हैं, वो इस नंबर पे बने हैं। पहले मैंने आपको टेबल बताया था 742 आर्टिकल्स का। आप उन 742 लिटरेचर जनरल आर्टिकल्स को वी हैव रिड्यूस टू 56 ओनली। तो उनका जो बेस है वो ये है, इस जर्नल में 6 पेपर्स, दिस पर्टिकुलर जर्नल है 5 पेपर इंक्लूडिंग द साइटेशंस, राइट, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दीज आर आर्टिकल्स जिनका फाइनल रिव्यू करने जा रहा हूँ। एंड देन कम कौन कौन सी थ्योरीज वाइडली यूज हुई है। This theory has been used by 13 articles, this theory by 11, and so on. So ultimately जो भी इस आर्टिकल को पढ़ेगा उसको अल्टीमेटली इसको देख के आपको पता चलेगा कि ये जो थ्योरीज हैं, 5 थ्योरीज या 6 थ्योरीज हैं, these are not widely addressed in the literature in this corpus database. तो ये एक कोई भी इस टेबल को देखेगा, कोई भी पीएचडी करने वाला, उसको लगेगा कि इस थ्योरी पे तो बड़ा ज्यादा काम हुआ है। एज ए बडी रिसर्चर दिस इज अ फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन फॉर मी। आई शुड एक्सटेंड और आई शुड वैलिडेट दिस थ्योरीज आल्सो, राइट, एंड सो। तो ये जो आपका थ्योरीज का हो गया, तो आपने हर थ्योरी के बारे में बताया, कौन सी थ्योरी क्या कह रही है, उसका क्या एस्पेक्ट है। देन हम बात कर रहे हैं कि हमें लिटरेचर को लिखना कैसे चाहिए, ऑथर एंड ईयर, कंट्री ऑफ स्टडी, उसने कौन सी इंडस्ट्री को स्टडी किया,
कौन सा टाइम पीरियड को स्टडी किया, कौन सा वेरिएबल स्टडी किया है, एंड अल्टीमेटली उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप आया है। ठीक है, ये भी हमने एक पूरा एक टेबल बनाया है इसमें। आई एम रिपीटिंग, इसका ध्यान रखें, whenever you're collecting a literature review that must be in the tabular form. Majority of the time PhD students conduct their literature review in paragraphs only, in sentences only. it is it is a right way to conduct literature review, but one of the finest way to conduct literature review is in the tabular form. हम एक टेबल बनाए जिसमें हम डिवाइड करें ऑथर एंड ईयर क्या है, कंट्री ऑफ स्टडी क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को स्टडी किया है, क्या टाइम पीरियड है, वेरिएबल्स एंड उनमें क्या क्या रिलेशनशिप आया। तो टेबल ultimately reflect a better picture, rather koi padhe after having a look at the table everything gets better in terms of your visibility, मुझे क्या करना है क्या हुआ है। And then this table moves on and on. You can see how many papers we have reviewed. Now, अब ये जो आपने आर्टिकल्स रिव्यू करे, इसके बाद निकल के क्या आया? What is the ultimate output after reviewing so many articles? वो इसका ये है कि these are the major determinants, कि ये वेरिएबल है जो कि स्टडी हो चुका है। जैसे हमने कहा एक्सचेंज रेट हैज बीन वाइडली स्टडीड, देन दिस वन। और हम ये कह रहे हैं कि अगेन जैसे हमने आपको पीछे थ्योरीज बताई कि ये थ्योरी ज्यादा नहीं स्टडी हुई है। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, एक वेरिएबल्स का गैप, कि दीज आर दी वेरिएबल्स दैट मस्ट बी स्टडीड बाय दी बडी रिसर्चर्स इन द टाइम टू कम, सो दैट they can have a better idea, they can have a they can conduct their researches on these particular variables also। अब इस टेबल को कोई देखेगा वो बताएगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, डिसीजन मेकर्स कैरेक्टरिस्टिक। मुझे सिर्फ 1998 में वन स्टडी वाज कंडक्टेड बाय स्टोंजर एंड स्लेमिच इन 1998 ओनली, उसके बाद कोई स्टडी नहीं हुई है जो कि स्कोपस डेटाबेस में है, राइट। तो किसी को लगेगा कि दिस इज अ फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन फॉर मी, आई शुड कंडक्ट ए रिसर्च ऑन दिस। किसी को लगेगा शी कैन कंडक्ट ए रिसर्च ऑन टैरिफ रेट, ट्रेड वेरियंस एंड सो ऑन, राइट। सो ये तो बात होगी वेरिएबल्स की। देन कम्स मेथोडोलॉजी, ये जो आर्टिकल्स हमने रिव्यू किए हैं, which are the methodologies that they have made use to। तो हमें मेथोडोलॉजी पे पता चल रहा है क्रॉस सेक्शनल डेटा, फैक्टर एनालिसिस, को इंटीग्रेशन, कॉजैलिटी अप्रोच, मल्टीपल रिग्रेशन, राइट, कंपैरेटिव एडवांटेज, ग्रेविटी, टाइम सीरीज एनालिसिस। सो सो आफ्टर रिव्यूइंग हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी थ्योरीज पे ज्यादा काम हुआ, किस पे नहीं हुआ, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जो कि वाइडली स्टडीड है, एंड कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि जिन पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, और कौन से वेरिएबल्स हैं जिस पे ज्यादा काम नहीं हुआ, राइट। एंड सो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। नाउ एज आई टोल्ड यू, what is the major aim of conducting a systematic literature review, that is direction for future research? I told you in my presentation that the basic aim, the basic purpose behind conducting a SLR based article is to propose future research directions। अब इसमें हमने जो फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन प्रपोज करी है उसमें हमने एक फ्रेमवर्क लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज TCCM फ्रेमवर्क, which is called as which is called as theory, construct, context and methodology based framework। Just hold on, let me move over to that particular page only। Yeah, this one, TCCM framework, which is called as theory, context, constructs and methodology। इसमें आपको ऊपर बताया कि कौन कौन सी थ्योरी यूज हो चुकी है। कंटेक्स्ट मतलब which are the industries where studies have been conducted, and constructs are variables and methodologies। तो हमने इस फ्रेमवर्क को लगा के व्हाट वी हैव डन, थ्योरीज दैट वी रिकमेंड इन द फ्यूचर स्टडी। जो मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाया था उस टेबल के बेस पे वी हैव प्रपोज सम थ्योरीज, कि ये थ्योरीज ज्यादा वेल एड्रेस्ड है लिटरेचर में, और ये थ्योरीज नहीं। जैसे मैंने कहा, दी 4 वाइडली यूज्ड थ्योरीज आर दिस एंड दिस, ठीक है, and previous authors have applied this theory to explain this and so on। Now this is the outcome, we noted that some theories are rarely being used in the prior studies। तो मतलब this is a research gap। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके जो सुपरवाइजर हैं या पीएचडी गाइड है, they must be telling you to come up with a research gap, and you can only come up with the research gap after conducting a comprehensive systematic literature review। हमने systematic literature review किया, अब हमें पता है कि कौन सी theories में
काम होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी आर मेंशन कि these are some of the theories that have been rarely used in the previous studies. And then theories के बाद we are talking of the context. context के हमारा मतलब आता है इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम हुआ है. which are the industry that requires a substantial kind of a work in the similar subject field, right? And so on. Likewise, we also identified that majority of the studies in our review were conducted considering a sector as a whole. So we are saying that micro, small and medium enterprises की जो studies है बड़ी limited है, right? That are very limited. So ये चीज क्या है? This is another research gap. किसी को कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको अगर कोई स्टडी करना है तो इस पेपर के बेस पे he or she can conduct a study or export competitiveness on micro, small and medium enterprises and so on, right? एंड फर्दर कंस्ट्रक्ट्स में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स पे ज्यादा काम हुआ है और कौन कौन से वेरिएबल्स ज्यादा काम नहीं हुआ है. सो वी आर सेइंग आवर सिस्टमैटिक रिव्यू रिवील्स दैट इट हैज कैप्चर्ड द अटेंशन बट द ऑथर्स इन with these are the variables which have been such as labor productivity, capital productivity, labor cost, exchange rate, FDI and so on, right? So ultimately we are proposing some kind of an outcome to body researcher जिससे उनको ये पता चले कि क्या हुआ है, मुझे आगे क्या करना है. Since all of you are PhD students, आपको तो अब किसी previous काम को आगे advance करना है, उसको extend करना है. उसको आप कैसे करेंगे? Only when you can conduct a literature review, right? Therefore, we all that future studies should critically examine these particular concepts जो हमने identify करे हैं, जो हमने propose करे हैं as a future research direction. And last come जो हमारा TCCM framework में वो है methodologies, the methodologies that can be employed in a future study. Now कोई methodology कम use हुई है, that is also a gap. So again इसमें हमने ये बताया कि these are the methodologies that must be used and so on. And then come implication. Obviously I told you एक objective जो भी आप literature review कर रहे हैं it must have some implication. आपने जो literature review किया उससे उसका जो एक implication है, benefit है, advantage है, किस section of society के लिए है, academics में क्या है, मैनेजरियल implication क्या है, theoretical implication क्या है, practical implications क्या है. अब आगे हमने ये बताया कि these are the theoretical implications of our article. And then practical implication किसके लिए है? For the practitioners जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हमें यहाँ लिखा है this review provides information to researchers and practitioners of international business and so and so. Once you read this article, you will have a better idea. You will have a better clarity that how to write a SLR based article. And obviously limitation and the last conclusion. Then come references. Systematic literature review can also be conducted through some software also. हमें तो ये लगता था कि SLR का मतलब ये है कि हम पेपर को करें, उसका पर्पस लिख दें कि इसका ये पर्पस था, ये इसकी मेथोडोलॉजी थी, this was the finding, this was the limitation and implication and so on. But today with the advancement of technology and recent innovations in the research and development, there are certain software जो कि हमारी help कर रहे हैं bibliometric analysis, which is a part of SLR also. This bibliometric analysis that I am talking about right now, इसमें what is being done? Again, the analysis is being done on the basis of some kind of input received by the software. आप पेपर्स को उसमें डालते हैं, पेपर्स को डालने के बाद आपका जो एनालिसिस है वो आपका एक सॉफ्टवेयर करता है. मैं आपको दिखा सकता हूँ. So this is a VOS viewer software जिसपे आप एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं. एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप इसका यूज करते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट फील्ड में आप करते हैं, वेदर फ्रॉम कॉमर्स और साइंसेस या एग्रीकल्चर साइंसेस, आई एम वेरी मच श्योर आपके टाइम में जो मैक्सिमम पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी है दैट इज थ्रू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. नाउ इसमें क्या किया जाता है? इसमें आई विल शो यू. लेट्स सपोज हम इसमें कुछ आर्टिकल्स को डालते हैं. वी जस्ट गो टू द क्रिएट बटन एंड देन वी राइट क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन द बिब्लियोग्राफी डेटा, राइट. एंड नेक्स्ट रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफी डेटाबेसेस फाइल. मेरे पास स्कोपस का डेटाबेस है तो इसमें मैं स्कोपस के डेटाबेस की फाइल्स को अपलोड कर रहा हूँ.
राइट। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ स्कोपस, एंड स्कोपस की फाइल्स में जाता हूँ मैं। ये मेरी एक फाइल है स्कोपस डेटा, इसको मैं फिनिश करता हूँ। नाउ यू कैन से राइट, नाउ here you can see that how it is doing an analysis. Just hold on, let me show you the exact picture. Right, right now, जब once you insert your data, अब मेरा पास ये स्कोपस का डेटाबेस था लास्ट 30 इयर्स का, उसको मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन ए सॉफ्टवेयर व्हिच इज कॉल्ड एज व्यूएस व्यूअर। अब देख सकते हैं ये मुझसे पूछ रहे हैं विच काइंड ऑफ एनालिसिस यू वांट, कि कितने ऑथर्स ने काम करा, किस किस सर हेलो सर। हेलो सर। यस यस प्लीज। सर आई हैव वन क्वेश्चन क्या रिगार्डिंग दिस। जो आपने जो डेटा अभी इंपोर्ट किया है, क्या वो पीडीएफ फॉर्मेट का है या फिर आपने जो जिप फाइल नहीं, दिस इज दी? एक्सेल फाइल, यू कैन सी दिस इज सीएसवी फाइल हियर, ओके ओके ओके। है ना। ऑलवेज रिमेंबर पीडीएफ फाइल कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं लेता है, इट चाहे आप whether you are working on SPSS also, you are working on some softwares, it always take your CSV files, right? यस सर यस। एंड देन नेक्स्ट करते आप देख सकते हैं जैसे पूछ रहे किस तरह का एनालिसिस आपको चाहिए, को ऑथरशिप, को ऑकरेंस, ऑथर्स कितने, किन किन ऑथर्स ने काम किया, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम हुआ, किन किन कंट्रीज में काम हुआ, एंड सो ऑन। आप इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन से पेपर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर। आपको क्या आप ये देखना चाहते हैं कि हर एक ऑथर के मिनिमम 3 पेपर हो, आप इसको 2 भी कर सकते हैं, आप इसको 1 भी कर सकते हैं। बढ़ाते जाएंगे, जब इसको आप बढ़ाते जाएंगे देखिए जो नीचे वाला नंबर है ये कम होता जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। जैसे इसको कम कम किया तो पेपर्स मेरे बढ़ गए। एंड मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ एन ऑथर, अब आप ये मान के चले कि मैं वो पेपर पढ़ूंगा जिसको एटलीस्ट 2 साइटेशंस हो, तो यहाँ आप क्लिक कर दीजिए से टू। आप इसने बता दिया कि 614 ऑथर्स 57, मतलब टोटल मेरे जो डेटाबेस में 614 पेपर्स है, उसमें से जो क्राइटेरिया मैंने लगाया कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर, अगर मैं 1 लगाता हूं तो आर्टिकल 446 हो जाते हैं। अगर मैं लगाता हूँ मान लीजिए कि मान लीजिए आप में से किसी का नाम है से श्रेयस, कि श्रेयस के कम से कम 2 आर्टिकल्स होने चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया, फिर नंबर 57 पे आ गया। मैंने 3 कर दिया तो 11 पे आ गया। तो मैंने ये रखा है कि कम से कम 1 आर्टिकल हो, कि एटलीस्ट वन ऑथर मस्ट हैव पब्लिश्ड 1 आर्टिकल। 2 भी कर सकता हूँ, चलो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। मैंने ये देखा है कि हर पेपर की कम से कम 3 साइटेशन होनी चाहिए, तो 55 आर्टिकल्स आ गए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नंबर ऑफ ऑथर 55। अब ये तो मुझे एनालिसिस देगा कि 640 में से 55 आर्टिकल्स का देगा, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया लगाया है, आई हैव मेड वन क्राइटेरिया। सो देन आई यू नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी कि मुझे बता रहा है कि ये जो ऑथर्स हैं उनके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने इतने इनके साइटेशंस हैं, एंड सो ऑन। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसमें जो डेटा भी, बट ये विद इन सेकंड्स इट हैज गिवन मी द नेम ऑफ द ऑथर्स, देयर नेम्स, एंड विद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद साइटेशंस आल्सो। अब नाउ इट विल क्रिएट वन मैप आल्सो। जब मैं फिनिश करता हूं, यहाँ यस करता हूं, यू कैन सी कि मुझे एक मैप दे देगा। इट हैज गिवन मी वन मैप कि किन किन ऑथर्स ने कितना कितना काम किया। स्मिथ, स्मिथ का जो काम है वो इन ऑथर्स के साथ है, जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में करूं कि जो स्मिथ पीएम ऑथर है उसने इन सब के साथ काम करा है। वंस से क्लिक ऑन डेस्टी, वंस से क्लिक ऑन ऑर्डर, नेटवर्क विजुअलाइजेशन, एंड सो ऑन। एंड देन ये तो स्मिथ का काम था। अब मैंने क्लिक ऑन नोबल, नोबल ने इन ऑथर के साथ काम करा है। रेवल ने, रेवल ने इतने ऑथर के साथ काम करा है। एंड पेज की हमने इतने ऑथर के साथ काम कर रहा है। जब आप इसमें एनालिसिस में जाएंगे आपको चलेगा पता, आइटम्स में एनालिसिस में कि एक इसने हमें एक क्लस्टर बना के दिया है, वन क्लस्टर ऑफ 7 पुन्हा आइटम्स। किती महिन्याला काय आणल्यात एक कोण मला कोणचे क्षेत्र अजून काय तर दिसलं आई नो अजून रिक्वेस्ट नाही नाही आतमध्ये त्या कोणी पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट देमसेल्व्स। म्हणाला राइट, अब आप देख सकते हैं इसने हमें
हर ऑथर्स का दे दे कि इस ऑथर्स ने कितना कितना काम किया है. इट हैज गिवन अस वन क्लस्टर ऑफ 7 आइटम्स, राइट. अब मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए किस किस कंट्री में कितना कितना काम हुआ है. अगेन द प्रोसीजर इज द सिमिलर. अब मुझे देखना है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कितना काम हुआ है. ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहता हूँ कंट्रीज की बात करता हूँ मैं, राइट, कि किन किन कंट्रीज में इस पर्टिकुलर डोमेन पे कितना कितना काम हुआ है. राइट, कंट्रीज पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंट्री को चलो मैं 3 कर देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस को मैं चलो 1 कर देता हूँ. देन आई मूव टू नेक्स्ट. अब देखिए बता दिया पाकिस्तान, चाइना, यूएस, कनाडा, कि पाकिस्तान में इतना काम हुआ है, चाइना में इतना हुआ है, एंड सो ऑन. टू टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया में ओनली 12 लोगों ने, 12 ऑथर्स ने इस पे काम कर रहा है, उनकी साइटेशन 150 है, और जो 12 ऑथर्स हैं उनके साथ ज्वाइंट 3 ऑथर्स ने काम कर जिसको टोटल लिंक स्ट्रेंथ एंड सो ऑन. ठीक है, अगर इसको मैं फिनिश करता हूं, आप देख सकते हैं मुझे ग्राफ एक, इट विल गिव मी अनदर क्लस्टर. दिस इज वन क्लस्टर. नाउ टर्की, टर्की के ऑथर्स ने जो काम किया है वो साइप्रस के साथ किया है, यूके के साथ किया है और पाकिस्तान के साथ किया है, और स्विट्जरलैंड के साथ ये एसोसिएटेड है. इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने कितना काम किया और किन किन कंट्री के साथ मिलकर काम किया है. तो ये नाम रहा है. इंडिया ने सिर्फ काम किया है इंडिया, पाकिस्तान और ओमान के ऑथर्स के साथ, राइट. एंड फ्रांस, फ्रांस ने काम कर रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया के साथ, एंड सो ऑन. टर्की, ये चीजें आप यहां दे सकते हैं. इट हैज गिवन मी 5 क्लस्टर्स. ये जो एक मैप आया है, दिस इज अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. इट हैज गिवन मी कि जो मैंने लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूं उसमें किन किन कंट्रीज के ऑथर्स ने किन किन कंट्रीज के साथ काम किया. जैसे पहला जो क्लस्टर है इट इज अ 5 आइटम, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, ओमान एंड सऊदी अरेबिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे. जब मैं डेस्टिनी में जाऊंगा तो यू विल हैव बेटर आइडिया. दीस आर 5, 1 क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ क्लस्टर एंड 5 क्लस्टर्स, राइट. क्लस्टर 1 इजिप्ट, ये क्लस्टर. सेकंड क्लस्टर of 4 items, थर्ड क्लस्टर 4 items एंड सो ऑन. अल्टीमेटली इस बिब्लियोग्राफी डेटा ने मुझे 7 क्लस्टर्स का डेटा दिया है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूजिंग VOS सॉफ्टवेयर. अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं इसमें कि हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन. गो टू क्रिएट एंड देन नेक्स्ट, अगेन द सिमिलर प्रोसेस टू बी फॉलोड. सी ऑर्गेनाइजेशन, किन किन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किन किन यूनिवर्सिटीज में कितना कितना काम हुआ पूरे वर्ल्ड की, ये मैं उसका भी डेटा दे देगा. मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 11 करता हूँ. मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को चलो मैं 2 कर देता हूँ. गो टू नेक्स्ट. अब ये क्राइटेरिया आपके हाथ में है. यू कैन सेट योर क्राइटेरिया बाय योर ओन. दिस इज ये मतलब है सिस्टमेटिक का, कि जो भी आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज नहीं है. आप कुछ भी पिक एंड चूज रैंडमली नहीं कर रहे हैं. यू कैन नॉट चूज, pick and choose anything on a random basis whenever you are writing a SLR based article, right? Remember, तो हमने ये सारा हमारा डिपेंड है किसी क्राइटेरिया पे. कोई इसको 2 भी कर सकता है, कोई इसको 3 भी कर सकता है. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको बढ़ा के रखा है. राइट, नाउ गो टू नेक्स्ट. इसमें बताया कि 472 ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है इसमें. नाउ यू कैन सी these are the name of the organization. जैसे डाला लाना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक डॉक्यूमेंट है, एक साइटेशन है, एंड सो ऑन. सिमिलरली डिपार्टमेंट, सब यूनिवर्सिटीज के नाम है. जैसे ये वेनियस यूनिवर्सिटी लिथुआनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पाकिस्तान एंड सो ऑन. लाइट्रो यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को नाम दे दिया है इसमें. एंड देन गो टू यस. नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग अप विद अनदर क्लस्टर. तो बता दिया है इसने. Once you go to items part, it has given me 9 क्लस्टर, एक क्लस्टर दिया है और 9 आइटम्स बताए हैं. अब जैसे हमने इसमें we have made use of bibliometric analysis. This is a है तो ये systematic literature review है, but we are making use of bibliometric analysis. Now you can see how we have proceeded. This article was published in Sage. See, mapping the intellectual structure of workplace maturity through
bibliometric analysis. And remember, bibliometric analysis is one part of systematic literature review. Ultimately what we are doing, we are just synthesizing the literature. हम literature को इकट्ठा कर रहे हैं, उस literature से निकल के क्या आया उसकी बात कर रहे हैं. तो हमारा जो कीवर्ड था, this was our keyword, workplace spirituality, right? एंड हमारा जो टाइम पीरियड था दैट वाज 2001 टू 2021 और हमने कितने आर्टिकल को स्टडी किया, 438 आर्टिकल. अब हमने ये आर्टिकल्स 438 क्यों लिखे, बिकॉज जो स्कोपस डेटाबेस है, इस वी मेड यूज ऑफ स्कोपस डेटाबेस, एंड स्कोपस डेटाबेस में लास्ट 20 इयर्स में 438 आर्टिकल्स ही पब्लिश हैं जो हमने कीवर्ड्स यूज करे हैं, राइट? सो हमने कौन कौन सा एनालिसिस लगाया, साइटेशन एनालिसिस, कितनी कितनी साइटेशंस हैं, क्लस्टर एनालिसिस, को साइटेशन एनालिसिस एंड सो ऑन. नाउ यू कैन सी नाउ दिस वर आर कीवर्ड्स. ये हमारे सारे कीवर्ड्स जो हमने यूज कर रहे थे. समरी ऑफ डिप्लोमेटिक एनालिसिस, हमारी पब्लिकेशन कितनी थी. नाउ हियर कम, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोमिनेंट ऑथर्स. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अदरवाइज अगर आपको ये काम मैनुअली करना हो कि किन किन ऑथर्स ने कितना कितना काम किया, किस किस कंट्रीज में हुआ, उनकी एफिलिएशन क्या है, और एक रिसर्च गैप क्या है, जो कि विच इज वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ ए पीएचडी स्कॉलर, दैट इज टू कंडक्ट दैट इज टू कम अप विद अ रिसर्च गैप. तो इसलिए हमने बता दिया कि these are the authors, these are highly prominent authors. highly prominent, अब यहाँ जब हम बात करते हैं who is a prominent author, prominent author means on the basis of the citations only. So here this author had 1033 citations. country US, इंडिया में भी है, पवार BS, it is from NIBM पुणे, राइट, आपके ही एरिया से हैं. उन्हें 7 डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहे हैं और 340 उनकी टोटल साइटेशंस हैं, right, and so on. These are highly prominent authors, and here come the highly prominent articles. अब ऑथर्स के बाद बात है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल्स हैं. तो ये उनके नाम आगे, जैसे द नेम ऑफ द पेपर, टाइप ऑफ द स्टडी कौन सी थी, कंसेप्चुअल था, ये जर्नल का नाम था, और हाउ मेनी टाइम्स इट वाज साइटेड, दिस वन, एंड सो ऑन. We started with 841 and we finished with 6 citations. This entire data has been given by VOS viewer only through a process called as bibliometric analysis, which is one of the very important aspect of systematic literature review. And I am again repeating, अगर आप में से कोई literature review कर रहा है तो आप एक simple literature review मत करें. You go on while conducting a systematic literature review, जिसमें आप मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर आर्टिकल टू गेट पब्लिश इन अ हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल. क्योंकि आज के टाइम में सिंपल लिटरेचर भी कोई नहीं करता, ना कोई पढ़ता है. कोई जर्नल आपका सिंपल लिटरेचर को आर्टिकल नहीं लेगा. हाँ, जिस आर्टिकल में ऐसा काम हुआ है, चाहे वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, चाहे वो हाइब्रिड रिव्यू है, चाहे वो फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू, तो मैंने आपको बताया टीसीसी हम फ्रेमवर्क अपना पहला पेपर दिखाया, इसमें हमने बताया कि दीज आर द थ्योरीज दैट शुड बी स्टडीड, ये कॉन्टेक्स्ट हैं, ये मेथोडोलॉजीज हैं, एंड सो ऑन. And then you can also make use of bibliometric analysis software. This software is available free of cost. You just simply type VOS viewer on Google and just download and install it. Right? तो ये भी आया आउटलुक ऑफ हाईली प्रोमिनेंट जर्नल. पहले हमने बताया कौन कौन से ऑथर्स हैं प्रोमिनेंट, हमने बताया कौन कौन से आर्टिकल्स हैं प्रोमिनेंट. देन वी आर कमिंग कौन कौन से वो जर्नल्स हैं जिन जर्नल्स में बहुत ज्यादा काम हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में. तो हमारे में पहले निकला जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स, which is published by Springer, right? And then second आया the leadership quarterly, which is published by Elsevier. इनकी रैंकिंग भी है. हर अब इस जर्नल में कितने पेपर्स है, 22, साइटेशंस कितने, 1871 एंड सो ऑन. ठीक है. एंड देन कम हाईली प्रोमिनेंट ऑथर्स कीवर्ड्स. कौन से कीवर्ड्स पे लिटरेचर पे ज्यादा काम हुआ है और किन कीवर्ड्स पे लिटरेचर में काम कम हुआ है. जैसे हम बात करते हैं वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी की, 134 टाइम्स वो हमें कीवर्ड मिला. एंड देन जॉब सेटिस्फैक्शन 170 टाइम्स एंड सो ऑन.
which are the highly prominent countries. So ultimately आपके पास हर चीज का एक डेटा है with a proper analysis, with a proper map, with a proper tables कि किन किन ऑथर्स ने काम करा है, किन किन कौन कौन से आर्टिकल्स प्रोमिनेंट हैं, कौन कौन से जर्नल्स प्रोमिनेंट हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा काम हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। एक बार आपको मैप दिखाया था, इसमें बता दिया है यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा काम हुआ है, and then highly prominent countries US, India, Canada and so on. इंडिया में 82 डॉक्यूमेंट्स मिले, इनकी साइटेशन 1011 थी एंड सो ऑन। एंड देन कम एक्सटर्नल से, जो मैं आपको ऑलरेडी मैप दिखा चुका हूँ, दिस इज अ मैप जो हमें बता रहा है किन किन कीवर्ड्स पे कितना काम हुआ। दिस ऑल आर कीवर्ड: जॉब एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सेटिस्फेक्शन, क्वांटिटेटिव, ऑटोनॉमी, एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। देन कम को साइटेशन, सारा बता दें किन कितनी साइटेशन किन किन ऑथर्स को मिली है। अब ऑथर्स का नेटवर्क, किन किन ऑथर्स ने आपस में कितना कितना मिलकर काम किया, एंड सो देन डिस्कशन एंड कंक्लूजन। एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन की हमने कैसे बताया कि हमें आगे क्या करना चाहिए यूजिंग टीसीसीएम एनालिसिस की, कौन कौन से थ्योरीज पे ज्यादा काम होना चाहिए, कौन कौन किस किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए, राइट, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे होना चाहिए, और कौन कौन सी मेथोडोलॉजी पे आगे काम होना चाहिए, जो कि हमारा एक एसएलआर बेस्ड आर्टिकल का प्राइमरी पर्पस है। चाहे आप किसी भी तरीके से करें, चाहे आप whether you make of a bibliometric analysis or simply use systematic literature review article, at the end of the day you have to come up with a future research direction. These are the future research direction, इन theories पे काम होना चाहिए, इन methodologies पे काम होना चाहिए and so on. Art of writing literature review: what do we know and what do we need to know. This is a wonderful article जो कि जब whenever you are writing an SLR based article you must read this particular article कि अल्टीमेटली जब हम कहते हैं ना लिटरेचर रिव्यू, वी ऑलवेज से इट इज एन आर्ट। आर्ट मैंने आपको बताया, आर्ट का मतलब है हाउ मच सिस्टमैटिक यू आर, हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड, हाउ मच मेथोडोलॉजिकल यू आर। दैट इज व्हाई वी से इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। दिस इज अ वंडरफुल आर्टिकल। आई से that every one of you must read it if you are planning to write one systematic literature review paper in the time to come. आप सब इस पेपर को पढ़िएगा प्लीज। मैं एंड में ये पेपर आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो किसी एक स्टूडेंट को करूंगा, तो मैंने आपको बताया डोमेन बेस्ड रिव्यू होता है, वो कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड रिव्यू, देन फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू क्या होता है, थ्योरी बेस्ड रिव्यू क्या है, एंड देन हाइब्रिड रिव्यू क्या है, सब मैं आपको बता चुका हूँ एक ब्रीफ में। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू जो हमने आज करा, इसमें लिखा है which is by making use of VOS sources, which is called as visualization of similarities, right? And then method based review, मेटा एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है, और हमें कौन उस जर्नल को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से पेपर्स को वी आर टू इंक्लूड, विच आर द पेपर दैट वी मस्ट एक्सक्लूड, व्हिच इज कॉल्ड एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, राइट। ये चीज बड़ी अच्छी लिखी है। नॉर्मली मैनी रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स टेंड टू सिलेक्ट परहैप्स द मोस्ट वेल नोन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस सच एज दीज। सो आप अपना एक क्राइटेरिया लगाइए कि मुझे सिर्फ वही पेपर पढ़ना है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.02 से ऊपर है या 0.05 से ऊपर है। सो अल्टीमेटली दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ये जो एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया कौन बनाएगा? दिस क्राइटेरिया हैज टू बी मेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। आप देखिए आप कौन सा पेपर पढ़ना है, वो इस पब्लिशर में होना चाहिए, उस पेपर की साइटेशन कम से कम 10 होनी चाहिए, वो कम से कम इतने इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया यू डाउनलोड द पेपर्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट। ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड डाला है, व्हाटएवर यू आर गेटिंग उसको आपने अपने डेटाबेस में डाल उसको पढ़ना शुरू कर दिया। नो, इट मीन जो पेपर की क्रेडिबिलिटी है, पहले उस क्रेडिबिलिटी को देखो, वेदर जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं वेदर उसकी क्रेडिबिलिटी की डाउटफुल तो नहीं है। तो पहला काम आप ये जरूर कीजिएगा, राइट। एंड सो अब इसमें आता है व्हाट इज, जो मैंने आपको मीनिंग बताया कि पर हमारा मीनिंग एंड पर्पस आपके सामने बताया कि मीनिंग क्या है। मीनिंग एज वी से वी हैव टू गैदर सम यूजफुल इनसाइट्स फ्रॉम द लिटरेचर। हम लिटरेचर क्यों रेफर करते हैं? ताकि हम कुछ इनसाइट्स को देख सकें कि किन किन एरिया में काम हुआ है, which are the key variable that have been studied, which are the theories and operational definition जिन पे काम हो चुका है, ठीक है। आगे है conducting a literature review ultimately informs the researcher about the influential researcher, कौन कौन से
influential researchers या influential researchers की definition क्या है? I already told you, the people who are having a good citation score, they are called as influential researchers and so on, right? And these are some of the purposes of writing literature review: limiting the research problem, right? Gaining methodological insights, identifying your future research direction, and most important, identify the gaps in the literature. क्योंकि अगर आपने, अब आप पीएचडी लिखेंगे, once you start writing your PhD, जब अपना आप synopsis लिखेंगे, after the synopsis, everyone will ask you that which is the research gap that you are going to unfill. अल्टीमेटली जो हमारा एक रिसर्च गैप है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई तभी होगा अगर हम एक थोरो, एक कंप्रीहेंसिव, एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं. अनटिल अनलेस वी डू नॉट कंडक्ट अ थोरो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, हमारा एक रिसर्च गैप कभी भी नहीं आएगा. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से that we have to conduct a systematic literature review. Only then we will be having better insight. हमें better insight literature को पढ़ के ही मिलेंगे, तभी हम कुछ गैप बता पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे. आगे हार्ट ने कहा है, the major purposes of writing literature review: discovering the most important variables and theories which are relevant to your topic. जो हमने अभी आपको दो तीन पेपर्स दिखाए, उसमें मैंने आपको यही बताया, चाहे वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ने बताया कौन कौन से वेरिएबल्स है जिन पर ज्यादा काम हो चुका है, किन पे कम नहीं हुआ. सो दीज आर ब्रॉडर पर्पसेस ऑफ राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू. सबसे बड़ा पर्पस यही है, ऑलवेज रिमेंबर, जो कि आपसे हर एक रिव्यूअर, हर एक रीडर मांगेगा आपके पेपर में, वो यही है, विच इज द फ्यूचर रिसर्च एजेंडा दैट यू आर प्रपोजिंग. कि आप क्या फ्यूचर डायरेक्शंस प्रपोज कर रहे हैं, क्या रिसर्च गैप्स प्रपोज कर रहे हैं, रिसर्च गैप्स इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, कंटेक्स्ट, मेथोडोलॉजीज एंड सो ऑन, राइट. एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन कनेक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू? ये आप सब करते होंगे. पहले तो हमारा यही आता है कि सिलेक्टिंग द, पहले आपने टॉपिक एंड सब टॉपिक एंड कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं. देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, एंड देन यू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड देन यू राइट द लिटरेचर रिव्यू. अब लिटरेचर रिव्यू हमें कैसा लिखना है? वी नो, पहले हम लिखते हैं कि पर्पस ऑफ द स्टडी क्या था. जैसे हम देखते हैं कि शर्मा 2020 में क्या कहा, उस आर्टिकल में उसका जब whenever we conduct a review of one article, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका पर्पस लिखते हैं. इसका पर्पस ये था, इसका एम ये था, इसका मेथोडोलॉजी ये थी, फाइंडिंग्स ये थी, या लिमिटेशन ये थी. तो रिमेंबर, इन अ लिटरेचर रिव्यू हमको ज्यादा कहानी नहीं बनाते हैं. वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक टू 3 to 4 डायमेंशंस ऑफ लिटरेचर, जिसमें पहली चीज आ जाती है हमारी पर्पस, मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑथर, फाइंडिंग्स, लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन. सिर्फ हमें यही 4 चीजें लिखनी होती है अपने लिटरेचर रिव्यू में, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी होती. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी पेपर पढ़ लीजिए, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़िए. उस एब्स्ट्रैक्ट में भी क्या होता है? उस एब्स्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि ये पर्पस है, ये मेथोडोलॉजी है, ये फाइंडिंग है, ये इसकी लिमिटेशन है, दिस इज द इम्प्लीकेशन, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कंडक्ट द लिटरेचर रिव्यू इन अ टेबुलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल, ये कुछ पेपर्स हैं और यहाँ आपने लिखते कौन कौन से वेरिएबल, दीज आर द नेम्स ऑफ द वेरिएबल. हमने वी हैव टिक्ड मार्क which variable has been studied by which author. यहाँ से पता चला कि this variable has not been widely studied, and again these are the variables that have not been widely studied. Similarly, इन वेरिएबल्स पे कम काम हुआ है, इन वेरिएबल्स पे कम काम हुआ है. So this particular table is highlighting the facts and figures about the variables which have been studied and variables which have not been widely studied. You can have a look. So इस टेबल को देख के आपको क्लियर हो रहा है, आपके पूरी जस्टिफिकेशन है इनके ऑथर ने किन पे काम किया है. देन यू कैन डिफेंड योर थीसिस आल्सो. आपसे कोई पूछे कि आप इन वेरिएबल पे काम क्यों कर रहे हैं, you can come up with this particular table and suggest कि on the basis of my literature review this particular variable has come up as a research gap. अब ये टेबल दिखाइए and no one will ask another question. Ultimately you will be able to defend your thesis and so on. Literature map, how to structure your LR. We always say कि जब भी हम literature review करते हैं, that is a broader to narrow approach. Initially आप यहाँ होते हैं इस लेवल पे, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, मतलब आपके आइडिया, आपका एक व्यू बड़ा ही ब्रॉडर होता है. जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं,
यू कम डाउन डाउन एंड यू रीच हियर। यहाँ आपका एक रिसर्च क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडर टू नैरो अप्रोच। यहाँ आपका एक आइडिया है, एक ब्रॉडर सा आइडिया आपको टॉपिक के बारे में, देन आप पेपर्स को पढ़ते हैं, यू हैव बेटर आइडिया, यू हैव बेटर इनसाइट्स, पढ़ने के बाद यू कम अप विद द रिसर्च गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च गैप यू फॉर्मुलेट योर रिसर्च क्वेश्चन। मुझे ये चीज करनी है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉडर टू नैरो अप्रोच। एंड देन अब क्वेश्चन आता है कि आप लिटरेचर अगर पढ़ें तो पढ़े कहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास आपके लिए बताए गए हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वी से बिगिन विद जर्नल्स इन योर लाइब्रेरी। अपनी लाइब्रेरी में जाएं और आप देखेंगे उसके जो आपकी लाइब्रेरी से इट इज एबेस्को, प्रोक्वेस्ट है, साइट्रैक है, स्कोपस है, जेगेट है। आप ऐसी लाइब्रेरीज का मेक फुल एडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज एंड देन स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स के लिए आप एक बड़ी सी बुक्स को मैंने आपको दी है, बट दिस इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। एंड देन यू कैन रीड प्रीवियस डिसर्टेशंस एंड थीसिस आल्सो। फॉर एग्जांपल आपको इसके बारे में पता होगा, शोध विधा के बारे में पता होगा, आपको प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा, प्लस एवरी यूनिवर्सिटी आल्सो मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ थीसिस। तो आप उन चीजों को पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, स्टार्टिंग में एक पीएचडी रिसर्चर को सिर्फ पेपर्स को पढ़ना है कि उसके हाथ में सिर्फ पेपर्स है। आफ्टर रीडिंग दोस पेपर्स ओनली ही और शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे आगे क्या करना है, मेरा एरिया तो डिफाइन है, मुझे ऐसे बोटनी में काम करना है, और बोटनी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बोटनी के अंदर क्या करना है, किस प्लांट की बात करनी है, किस प्लांट की किस वैरायटी के बारे में काम करनी है, उस पर कितना काम हुआ है, उस पर कितना काम नहीं हुआ है। ओनली दिस यू विल बी able to come in this particular situation only after collecting your comprehensive systematic literature review। फिर आप किताबें पढ़ें, ठीक है। देन कुछ अकाउंट्स ऐसे गूगल स्कॉलर पे, आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग एन अकाउंट, एंड रिसर्च गेट पे आपका अकाउंट होगा, लिंक्डइन पे अकाउंट ग्रुप होगा, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैगजीन पढ़े। तो ये सारा आपका क्या है, दिस ऑल आर योर सोर्सेज, जहां से आप यू कैन रीड एंड कलेक्ट as much information as you can related to your particular subject field and domain। and then एक रिव्यू लिखना कैसे मैंने आपको बताया है। स्टेट the problem or purpose of the study, you can say the primary aim of my study is to do this and this, and then उसका एक रिसर्च डिजाइन क्या है। डिजाइन मीन आई एम टॉकिंग ऑफ द मेथोडोलॉजी। मान लो आप प्लांट साइंस पे काम कर रहे हैं, तो कौन से प्लांट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो ट्रायल होगा वो कहाँ पे होगा, किस फील्ड में होगा, एंड सो ऑन। और आपका डिजाइन कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होगा, एंड सो ऑन। एंड फाइनली यू कम अप विद योर की एंड रेलेवेंट रिजल्ट। इन द लास्ट यू कम अप विद टेक्नोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी। तो ये आपके लिए एक सैंपल है सिर्फ ये देखने के लिए कि एक लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना कैसे है। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट लिटरेचर रिव्यू। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आफ्टर डूइंग लिटरेचर रिव्यू आपको क्या मिलेगा, एक रिसर्च गैप। एंड वो रिसर्च गैप किस फॉर्म में होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ए वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि दिस इज द प्रॉब्लम which you have identified। जैसे मैं कहता हूँ, suppose after doing some kind of explorative research I came to know that market share of ABC company is declining, so this is a problem that I need to address, and that is an action research that requires an immediate solution, right। तो मैं लिखूंगा, मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि why the market share of ABC company is declining as compared to its competitors। ठीक है, मतलब आपने पहले लिटरेचर पढ़ा, आपने हर कंपनी का मार्केट शेयर को एनालाइज किया, आफ्टर एनालाइजिंग यू हैव कम टू नो कि मार्केट शेयर कम हुआ है। सो ये चीज आपको कब चला पड़ी, आप व्हेन यू केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट ओनली आफ्टर कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। आपने मैगजीन्स पढ़े, आपने आर्टिकल्स पढ़े, थीसिस पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, अपने कंपनीज के सीईओज के इंटरव्यू सुने, ओनली देन, मतलब इनिशियली यू हैव टू कैप्चर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन, right। अब what makes a good problem statement, it has to be relevant, right। Relevant mean nothing is known, knowledge is scattered and so on, it has to be feasible। ऐसा भी नहीं है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, क्योंकि जो लिटरेचर रिव्यू का एक आउटकम है
Why we conduct a literature review? I told you the main एक purpose is कि हमें पता चलना चाहिए हमें करना क्या है, रिसर्च गैप, और रिसर्च गैप से आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है आफ्टर कंडक्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू, इट हैज टू बी फिजिबल। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉब्लम ही ऐसे आइडेंटिफाई कर ली है, आपने प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख दिया जो कि आपके रिसर्च का पार्ट हो ही नहीं सकती, विच इज नॉट फिजिबल, विच इज नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर, जिसमें कि सपोज आपने कोई ऐसी चीज जिसमें विच इज इन्वॉल्व, विच इज हैविंग यू नो टू मच मनी इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब आपके पास तो एक पीएचडी स्टूडेंट के पास एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो रहती है हमेशा। वी मे we might dream high, but we have to think that whether whatever I am dreaming of is actually pragmatic in nature or not, whether I can practically replicate what I am dreaming of or not। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू, आपको अपने चैलेंजेस, अपनी लिमिट्स पता होने चाहिए कि मेरी यही लिमिट्स है, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। सो अल्टीमेटली इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग आल्सो। आप जो भी लिख रहे हैं इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग आल्सो, ताकि आपका जो रिसर्चर्स हैं या आपके अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ दिस काइंड ऑफ स्टडी शुड बी कंडक्टेड, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिशनर को जरूरत है। राइट, these are some of the well defined problem statement। जैसे हम कहते हैं to what extent have new e-commerce players eaten into our traditional customer base। ये हम कह सकते हैं what impact will Brexit have on European Union businesses of Indian IT firm। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको कहाँ से चले पता, ये स्टेटमेंट्स नहीं है, दिस आर द आउटकम ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। All of these are the wonderful outcomes that have come up after conducting the systematic literature review only। So आपका ये क्या है, ये एक जो डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एक आउटकम है, ये एक आउटपुट है, किसका है, आपका एक लिटरेचर रिव्यू जो आपने कंप्रिहेंसिवली करा है। अब जो हम स्टूडेंट्स, even many times I also committed some mistakes while conducting the literature review। For example, कहते we do not clearly relate the findings of the literature review to the success of study, है ना। हम मुझे सोचते हैं कि हाँ हमने पेपर तो उठा लिया, अब we downloaded the paper, लेकिन हमने सिर्फ उसको कीवर्ड के बेस पे ही हमने अपनी स्टडी में इंक्लूड करते, बट वी नेवर मेक श्योर कि वेदर जो उसकी एक पेपर की आउटकम है या आउटपुट है दैट इज रिलेटेड टू माय रिसर्च और नॉट। ये आपको तभी चलेगा पता व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एम्फसाइज to read as much papers as you can, right? And another mistake that we commit, we do not take sufficient time to define the best descriptors, identify the best sources to use, right? Majority of the time what happens, we as a researcher do not devote sufficient time। आप भी अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, वेरी मच सो यू मस्ट बी रीडिंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में हम पहली चीज पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे कीवर्ड पेपर को हम करते हैं कि इसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना, इसको एक्सक्लूड करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट ओनली include or exclude your paper on the basis of the abstract only, always have a thorough reading of the entire paper। तभी आपको you will come to know कि how this paper is related to my study, right? And again मेजोरिटी टाइम क्या होता है कि हम दूसरे की जो फाइंडिंग्स है उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इसने ये कहा ठीक कहा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए रिसर्चर यू शुड हैव योर लॉजिकल इनपुट्स, यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दैट इज व्हाई योर अप्रोच हैज टू बी वेरी मच क्रिटिकल इन नेचर, राइट? And we mentioned does not consider the contrary findings and alternative interpretation in synthesized quantitative literature। Yeah, this is true also। Now what are the tips? आपके लिए टिप्स क्या है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द बेस पेपर्स। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेस पेपर्स का क्या है, उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा पेपर आइडेंटिफाई जो कि आपको लगे मुझे यही काम करना है, ऐसा ही काम करना है, लेकिन जो मेरा कंटेक्स्ट होगा, कि मेरी थ्योरी होगी, कि मेरा मेथड होगा, दैट वुड बी डिफरेंट। सो पहले चीज यही है कि अब ये आइडेंटिफाई बेस पेपर तभी होगा वंस यू स्टार्ट रीडिंग मोर पेपर। You cannot identify a base paper by reading 5 to 10 papers। So to come up with a base paper, to come up with the seminal paper, you must read at least 100, 200 or even more papers। Because आपको एक base paper तभी मिलेगा जब आप ज्यादा पढ़ेंगे।
And then read relevant textbooks also, and then open your personal research again, Google Scholar accounts also, check for similarity. I hope if you are writing articles, you are checking them for plagiarism also, right? Because different journals they will ask for कि आपके article में कितना plagiarism है, and the standard accepting level of plagiarism is around less than 10% if you are publishing in a high impact factor journal. जीरो तो कभी नहीं हो सकता, but below 10% is highly acceptable by the journal. तो उनकी आप similarity भी देखें, and then seek membership of other professional bodies and so on, apply as a reviewer to different journals. आप किसी जर्नल की वेबसाइट पे जाएं, वहां आप यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यूअर आल्सो, बिकॉज रिव्यूअर से यू विल कम टू नो कि बाकी लोग भी आपके पास कुछ पेपर्स आएंगे रिव्यू करने के लिए आपके एरिया से रिलेटेड, यू विल कम टू नो कि बाकी लोग किस किस एरियाज में काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करा है. So this is also one of the better ways to refine yourself, to groom yourself as a researcher. And अब आपने एसएलआर पेपर अगर लिखना है तो उसके लिए आप देखें आपको कहाँ पब्लिश करना है. तो बेस्ट पर्पस पहला जो तरीका है वो आप देखें कि आपको जो एसएलआर पेपर बनाया है आपने उसके रेफरेंसेस में जाके देखें, और अब देखें कि सबसे ज्यादा पेपर मैंने अपने आर्टिकल में किस जर्नल के लिखे हैं. प्राइमरली आप उसी जर्नल को टारगेट कीजिए. दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन. And then you can identify journals on Simajo also. You will see approved journals, every journal quality list, and so on. Right? For example, I can show you this one also. How to identify a relevant journal. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can see. Yes. Now, Yes, sir. you can see now here कि आपने पेपर तो लिख लिया. पेपर लिखने के बाद अब मैं इसको कहाँ भेजूं? आपने एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम लिटरेचर रिव्यू करा, बट सिस्टम लिटरेचर रिव्यू करने के बाद यू आर फाइंडिंग पेपर को मैं कहाँ भेजूं. तो उसके लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट journalfinding.elsevier.com. इसमें आप क्या कीजिए, अपने पेपर का टाइटल डालिए. फॉर एग्जांपल मैं कोई अपने पेपर का टाइटल डालता हूँ, सपोज मैं इसी पेपर का टाइटल डालता हूँ से द आर्ट ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू. सपोज मान लीजिए आपने ये तो पेपर पब्लिश्ड है, मान लीजिए आपके पास ही आपने जो पेपर लिखा है एंड यू आर इन द डिलेमा कि वेयर शुड आई पब्लिश. मेरा पेपर टाइटल है आर्ट ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू, एंड देन only on the basis of the title the journals recommend नहीं किए जाएंगे. The journals would be recommending once I write the abstract of the paper also. तो मैं इस पेपर का जो abstract है उसको भी लिखता हूँ. मान लीजिए suppose this is the abstract that I am writing, इसको कॉपी कर रहा हूँ and then I am pasting it over here, and then I have find journals. You can see जो जर्नल्स के नाम बताए हैं कुछ कि आप इंटरनेशनल बिजनेस रिव्यू में भेज सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में भेज सकते हैं, जर्नल और बिजनेस सर्च में भेज सकते हैं. दीज आर द नेम ऑफ द जर्नल्स जो उसने मेरे टाइटल एंड एफेक्ट के बेस पे मुझे बताए हैं. EMJ. थैंक यू वेरी मच.